हाँ तो भाई कैसे हैं सभी लोग। तो मैं हूं आपका सोनी सर बच्चा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं 22 जनवरी शिफ्ट 1 का कंप्लीट फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। बेटा आप लोग अगर जेई मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको एटलीस्ट ये सारे पेपर्स के क्वेश्चंस तो करके ही जाना चाहिए। ठीक है, और सेम मैं बोलूंगा नीट वालों के लिए भी, क्योंकि एनटीए ही पेपर बनाएगा। ओके बेटा, तो देखो कंप्लीट अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और मैं आपको सारी चीजें बताते भी जाऊंगा कि किस टाइप का इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या दे रखा है? अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg and radius 10 centimeter is kept in contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 centimeter. The moment of inertia of this pair of the spheres about tangent passing through the point of contact is। तो देखो बेटा, आप समझो, एक सॉलिड स्फीयर ये हो गया। अब इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। भाई पहले तो आप एक जनरल चीज समझो कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके सेंट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आपने बोला टेंजेंट पॉइंट पे निकाल, तो टेंजेंट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 2/5 mr² प्लस में क्या लगा देंगे? mr²। क्या यूज कर रहे हैं? पैरेलल एक्सेस से। क्वेश्चन जरूर से आएगा बेटा इस टाइप का, ध्यान रखना सेकंड शिफ्ट में भी। तो आई बराबर क्या होगा? 7/5 mr²। ओके बेटा, आई बराबर कितना हो गया? 7/5 mr²। बस अब हमको नेट निकाल देना है, तो नेट दोनों के लिए यूज करेंगे। 7/5 को कॉमन ले लो। पहले वाले का मास कितना है? 5। रेडियस कितनी है? 0.1 का। प्लस में सेकंड वाले का मास कितना है बेटा? 10 kg। और रेडियस कितनी है? 0.2 का स्क्वायर। तो यहां पर से देखो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है बेटा? 7/5 इंटू द ब्रैकेट यू विल गेट 0.05 प्लस में 10 इंटू में 0.04। ठीक है बेटा, तो आई नेट बराबर क्या बन रहा है हमारे पास? 7/5 इंटू में 0.45। ठीक है, सॉल्व करेंगे। आई नेट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.09 मल्टीप्लाई में 7। तो ये कितना आ रहा है? आई नेट इज इक्वल टू 0.63 kg मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? इसका ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल्स scatters from a target material of atomic number 79। From the given data, the estimated diameter of nuclei of the target material is। तो बेटा देखो R बराबर होता है R0 a⁻⁴। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो। हमें पता है R0 कितना होता है? 10⁻⁻15। एटॉमिक नंबर आपको कितना दे रखा है बेटा? 79 की पावर में 1/3। अब हमको तो डायामीटर निकालना है, तो R बराबर कितना बनेगा? 10⁻⁻15 इंटू में 79 to the power 1/3। अब आप समझो कि अगर 81 होता तो क्या आ जाता? 3 आ जाता। लेकिन ये 79 है, तो यहां पर से ये 3 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो इसको लगभग मैं क्या ले लेता हूं? 2.83। लगभग लगभग लिया है, कुछ भी ले लो। 10⁻⁻15। ठीक है, अब आप समझो। अरे ये गलती लिख दिया मैंने यार, ये 2.83 नहीं होगा, ये 4.29 आएगा। ठीक है, बट हालांकि आंसर इससे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन ही अलग है। देखो जरा ध्यान से समझाता हूं मैं। ये क्वेश्चन होगा आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, टारगेट मटेरियल दिया हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना पड़ेगा। समझना बेटा ध्यान से। एक आपने अल्फा पार्टिकल, इस पे चार्ज होता है 2e। यहां पर आप एक टारगेट के ऊपर हिट कर रहे हो। मैंने बोला भाई यहां पर से यहां पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो आप समझना, इसका रेडियस मान लो r ले लेते हैं। तो हमने बोला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कैन आई राइट लाइक दिस? नाउ व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? 0। काइनेटिक एनर्जी 7.9 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दैट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के
इंटू में जेड ई इंटू में ई बाय आर प्लस में 0। तो यहां पर से देखो 7.9 इंटू 10⁻13 इंटू 1.6 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू में यह हो गया 79 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻19 का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय ये 2e भी आए, यहाँ पर 2 होगा, ये 2e है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आर। आर चाहिए मुझे, आर बराबर क्या बनना है, देखो 7.9 से इसको काटो 10 आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻10 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 सॉरी -13 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻19 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻19 इंटू में 2 और इंटू में इतना ही आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एक 1.6 से एक 1.6 काट दो, तो यहां पर से देखो आर बराबर कितना बनेगा 1.6 इंटू 2 दैट इज 3.6 इंटू 9 इंटू में 10⁻⁻25 और इंटू में आ जाएगा 10⁻30, ठीक है बेटा। तो आर बराबर देखो कितना बन रहा है 432.4 इंटू 10⁻12 भी नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ कर दी यार, 3.6 नहीं होता ये 3 का एक कैरी ओवर तो 28.8 इंटू 10⁻12, ठीक है ना बेटा। -15 आ रहा है इंटू में 10⁻10, दिस इज -38 10⁻10 10 this 38 और 23 यू विल गेट 15। तो यहां पर से देखो आर बराबर कितना बनना बेटा 2.88 इंटू 10⁻14 मीटर। अब आया सही, ठीक है, कैलकुलेशन की गलती हो रही थी। तो यहां पर से आप देखो क्या करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 point charges are kept 60 degree apart from each other on the circumference of a circle of radius capital R as shown in the figure. The net electric field at the center of the sphere of the circle is। तो देखो बेटा ध्यान से समझते हैं, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू तो कैंसिल आउट कर देंगे, मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू कैंसिल, क्योंकि ये इधर डालेगा ये इधर डालेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली ये प्लस क्यू कैंसिल आउट, अब बच गए ये दोनों। तो भाई ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव भी उधर ही देगा, कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अब आप ध्यान से देखना बेटा, ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल आपको दे रखा है 30, ठीक है, तो ये एंगल भी हो जाएगा 30, तो ये एंगल हो गया 30। अब इसको आप रिजोल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस 30 और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा बेटा 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन 30। अब भैया मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट वेक्टर बराबर 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में 1/2 जे कैप माइनस 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू में √3/2 आई कैप। तो यहां पर से देखो ई नेट वेक्टर बराबर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 2 से 2 को काटेंगे, माइनस का √3 के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस का के क्यू बाय आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को आंसर के फॉर्मेट में लाना है तो मेरे को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। तो ई नेट वेक्टर बेटा के क्यू बाय आर स्क्वायर को बाहर निकालो, तो क्या बनेगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू में क्यू
और मैंने बोला एक माइनस भी बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, √3i कैप माइनस जे कैप। तो हमारे पास करेक्ट आंसर दिख जाएगा, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। XPQY, okay, a vertical smooth long loop having a total resistance R, where Px is parallel to Qy and separation between them is L. A constant magnetic field B perpendicular to the plane of the loop exists in the entire space. A rod CD of length L and mass M is made to slide down from rest under the gravity as shown in the figure. The terminal speed acquired by the rod is, तो बेटा आप समझो, रॉड के ऊपर एक तो mg लग रहा है और एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा BIL। ठीक है बेटा, अब आप देखना, मैं आपको पूरी चीजें समझाता हूं कि भाई आप यहां पर से समझो कि ये रॉड के कारण एक ईएमएफ आएगा, दैट इज BVL। ठीक है, अब IR बराबर हो गया BVL, तो I बराबर क्या हो गया, BVL/R। ठीक है बेटा, अब आप समझना, जो इस पे फोर्स आएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो भाई जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, BIL। तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, B²VL²/R। आया नहीं आया इतना समझ में? ठीक है बेटा, B²V, ठीक है, इतना ही आएगा। अब आप समझो, देखना बेटा ध्यान से, अब अगर टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है तो ऊपर और नीचे का फोर्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, mg बराबर B²VL²/R। तो भैया v अगर निकालूंगा तो ये जो आएगा ये क्या आएगा बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी आएगा। तो कितना आ रहा है हमारे पास, mgr अपॉन में B²L²। ठीक है, अरे एल ये अंदर वाला लेना है, क्योंकि कंडक्टिंग लेंथ आपका ये स्मॉल एल ही बन रहा है, तो यहाँ पर ये स्मॉल एल कर लो। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ स्फेरिकल प्लैनेट ए इज 10 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम another planet B whose density and radius are 10% of those of planet A is, देखो बेटा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, √2gm/r। ठीक है, अब भैया उनने क्या दे रखा है, डेंसिटी और रेडियस का रिलेशन दे रखा, तो हमको वो लाना पड़ेगा। मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, अपॉन में आर है, तो यहां पर से आप देखो v बराबर क्या बनेगा, √8/3 g रो r स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से समझो कि भैया मैंने बोला BEA/VEB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √ρARA² अपॉन में ρBRB²। अब उन्होंने क्या दे रखा है, 10% ऑफ दोज ऑफ द प्लैनेट ए। तो भैया RB बराबर कितना दे रखा है, 0.1 ऑफ RA, और रो बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 0.1 टाइम्स ऑफ रो ए। यहां पर पुट कर देंगे। बीई हमको दे रखा है कितना, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। बीई हमको कितना दे रखा है बेटा, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इनटू में कर लो 1000, क्योंकि हमको मीटर में चाहिए आंसर, अपॉन में BEB हमको चाहिए, दैट इज इक्वल टू √, रो ए कितना आ रहा है बेटा, रो ए ही रहने दो, 0.1 टाइम्स ऑफ रो ए और 0.1 टाइम्स ऑफ आर ए का स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो ये हो जाएगा 10⁸ अपॉन में VEB, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर कर चुका हूं मैं। ठीक है, 10⁴ था, उसका स्क्वायर कर दिया तो VEB² हो जाएगा नीचे, अपॉन में ये कितना बन जाएगा बेटा, 10⁻³ तो VEB बराबर कितना आ रहा है, 10⁵। ठीक है, VEB बराबर कितना आ रहा है बेटा, 10⁵। अब आप ध्यान से सुनना कि भैया VEB² कितना आ रहा है, 10⁵। तो VEB बराबर क्या बनेगा, 10⁴ इंटू में 10। तो भैया यहां पर से आप देखोगे
तो ये कितना आ रहा है 100√10 मीटर पर सेकेंड। पी भी कितना आ गया बेटा 100√10 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A meter bridge with two resistances R1 and R2 as shown in the figure was balanced. Null point at 40 cm from the P. The null point changed to 50 cm from the P where 16 ohm resistance is connected in the parallel to R2. The values of resistances R1 and R2 are. तो देखो बेटा, अगर मैं पहले वाला केस लेता हूं, फर्स्ट केस, तो हम क्या लिख देंगे R1 अपॉन में 40 इज इक्वल टू R2 अपॉन में हो जाएगा 60। मीटर ब्रिज है तो भैया R1 बाय R2 बराबर क्या बन रहा है मेरे पास 2/3। R1 बाय R2 क्या बन रहा है बेटा मेरे पास 2/3। अब उन्होंने बोला कि आपने R2 के पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दिया 16 ओम। तो भैया इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा R1 बाय 50 बराबर 16R2 अपॉन 16 प्लस R2 बाय 50। तो मतलब यहां पर से क्या बन जाएगा R1 बराबर 16R2 बाय 16 प्लस R2। अब मेरे पास क्या R1 अपॉन R2 है सर, बस उसको यूज कर लेना है 16 प्लस में R2। अब R1 अपॉन R2 था 2/3, 16 अपॉन 16 प्लस R2। तो यहां पर से देखो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 8। तो 16 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो R2 बराबर कितना आ रहा है 8 ओम। R2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 8 ओम। R2 की वैल्यू अगर 8 ओम आ रही है तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3 ओम। R1 की वैल्यू कितनी आ गई 16/3 ओम। बोलो यार बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन फिर से। तो R2 बराबर कितना बन गया हमारे पास 8 ओम और R1 कितना बन गया 16/3। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A projectile is thrown upwards at an angle of 60 degree with the horizontal. The speed of the projectile is 20 meter per second. When its direction of motion is 45 degree with the horizontal, the initial speed of the projection is. बड़ा आप समझो, सिर्फ एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। 60 डिग्री से फेंका कितने से, अब जब इसकी एंगल 45 डिग्री बनाता है तब इसकी स्पीड दे रखी है आपको 20 मीटर पर सेकंड। ये एंगल कितना है 45। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? भैया ये बन जाएगा 20 cos 45 और ड्यू टू दिस मैंने बोला मान लो इनिशियल वेलोसिटी v थी तो भैया ये हो गया v cos 60। तो हॉरिजॉन्टल में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v cos 60 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 20 cos 45 दैट इज 1/√2। तो भैया ये आ गया v इंटू में 1/2 दैट इज इक्वल टू 10√2। तो हमारे पास v कितना आ रहा है बेटा 20√2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। अरे बोलो यार क्या 4 नंबर कमाना बहुत आसान था? समझ में आया नहीं आया? ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन अ सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट एज द फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर in a still fluid. Statement 2. Excess potential energy of the nucleus on the surface of a liquid when the compared to interior results in surface tension. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. तो भाई आप एक बात बताओ, खुद ही सोचो, क्या ये तो गलत ही है पहला स्टेटमेंट? क्यों? पास्कल्स लॉ कि भैया फ्लूइड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एवरीवेयर, इक्वल प्रेशर एवरीवेयर। स्टैटिक फ्लूइड की बात, मतलब जरा सा चेंज एक जगह करोगे बराबरी से ट्रांसफर हो जाएगा। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो वही बात है ना मॉलिक्यूलर थ्योरी जो हमने पढ़ी थी सरफेस टेंशन के लिए। तो भैया ये तो क्या कह रहा है 100% सही कह रहा है कि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल होता है, आप समझो उस पर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, लेकिन जो बीच वाला है उस पर हर जगह से बराबर लग रहा है। आया नहीं आया समझ में? तो ये किसके कारण आ रहा था? कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द बॉडी, दैट इज द सरफेस टेंशन। समझ में आया? So that means statement 1 is false but the statement 2 is true. समझ में आया बेटा? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Find the correct combination of A, B, C and D inputs which can cause the LED to glow. अगर आपको बल्ब को ग्लो कराना है
तो ये वाला पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये वाला पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। मान लो इसको मैंने आर दे दिया, इसको मैंने एस दे दिया, तो भैया एस आना चाहिए 0 और आर आना चाहिए 1, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग तो तभी होगी। अब अगर फॉरवर्ड बायसिंग चाहिए तो आप यहां पर से समझो सी और डी, ये तो इससे कनेक्टेड है, तो सी और डी के लिए आपके पास क्या ऑप्शन बनता है कि भैया आप क्या डालोगे कि कॉम्बिनेशन बिठाने अब हमको। अब आप देखो पहले मैं ए और बी से ही चलना चालू कर, तो भैया अगर ए को 0 डाल दिया तो यहां पर तो क्या रखा हुआ है आपके पास, नॉर गेट है। अगर ए को 0 डाल दिया तो ये 1 हो जाएगा, बी को 0 डाल दिया तो ये भी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 इसमें डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है भाई, अब मतलब यहां पर सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल सा गणित है, ए को 1 रख दो, बी को 1 रख दो, 1 और 1 मिला के यहाँ पे 0 बनेगा, 0 0 मिला के यहाँ पे 1 बन जाएगा। चलो ए और बी तो सेट हो गए, और ए और बी सेट हो गए, आंसर आ गया 4, खत्म। अरे खत्म, ये 1 0 1 का यहाँ पर तुम देखोगे तो 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो 0 आता है, तो ये भी सेटिस्फाइड है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार काफी आसान। अगला क्वेश्चन, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज फाउंड टू बी F1 when 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m are placed at the 4 corners of the square as shown in the figure, and it is F2 when the position of 3m and 4m are interchanged. Okay भाई, ठीक है। The ratio of F1 upon F2 is alpha by root 5. The value of alpha is, बेटा आप एक बात समझो, आप यहां पर एक मास कंसिडर कर लो स्मॉल m, तो भैया पहले आप पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फोर्स निकालो। तो ये 4m और 2m से बराबर दूरी पे है, तो मैं नेट यहां पर 2m मान लेता हूं, क्योंकि ये भी इसको खींचेगा वो भी उसको खींचेगा। सिमिलरली 3m और इसका मिला के ये हो जाएगा 2m, तो ये अगर f आ रहा है तो ये भी f आएगा। बोले यार, और f मैंने किसके बराबर लिखूंगा, g इंटू में 2m इंटू में m बाय, मान लो ये डिस्टेंस है r, तो r स्क्वायर हो जाएगा। बोले यार तो F1 कितना आएगा मेरे पास, नाउ दिस एंगल विल बी 45, दिस एंगल विल बी 45, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बन जाएगा √2 इंटू में 2 GMM बाय R। बहुत बढ़िया, शाबाश। नाउ द सेकंड केस बेटा, सेकंड केस में आपने 3m इधर लिया है, 4m को इधर लेके चले गए, और बाकी का पूरा अरेंजमेंट ऐसा का ऐसा ही है, m और 2m ऐसा का ऐसा ही है, तो 3m और 2m का मिला के इधर बन जाएगा GMM बाय R स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा आपके पास कितना, 3m इंटू में m बाय R। अरे भाई मैं तो आप समझो 4m और 3m मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, ये 4m इस तरफ, ये m इस तरफ। अरे भाई ये दोनों बराबर ही से खींचेंगे ना, तो इसका भी तो एक m वाला पार्ट होगा, बचा हुआ कितना रह जाएगा 3m, तो 3m वाले का ही तो फोर्स लिखा मैंने। अब आप समझो ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो व्हाट इज द आंसर, अंडर रूट ऑफ GMM बाय R स्क्वायर दैट इज F2 इक्वल टू का होल स्क्वायर प्लस में 9GMM बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखो F2 बराबर कितना बन रहा है, GMM बाय R स्क्वायर अंडर रूट 10। अब भैया हमको तो क्या निकालना है, F1 बाय F2, तो F1 बाय F2 निकालना है, ये बन जाएगा 2√2 GMM बाय R स्क्वायर अपॉन में √10 GMM बाय R स्क्वायर। भाई अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो F1 बाय F2 मेरे पास बचेगा 2 बाय अंडर रूट 5, तो क्या मेरे को अल्फा मिल गया। बोलो यार अल्फा बराबर कितना आ गया 2, तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पार्टिकल ऑफ मास 15.348 AMU into 4 अल्फा पार्टिकल्स इज किलोहर्ट्ज। मास ऑफ He दे रखा है 1 AMU बराबर इतना, और C इक्वल टू दिस। आपको ये सब दिया, एक मिनट रुकना, एनर्जी का हमको उपयोग करना है, तो बेटा आप समझना यहां पर एनर्जी आएगी ड्यू टू मास डिफेक्ट।
वो हमको लिखना पड़ेगा डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। अब आप देखो एनर्जी बराबर क्या बनेगा, 4 इंटू में 4.002 माइनस ये कितना बन रहा है बेटा 15.348 एएमयू। तो एएमयू को कन्वर्ट करने के लिए कैसे यूज करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में 3 इंटू में 10⁸ का स्क्वायर। तो भैया ये एनर्जी को आप किसके बराबर लिख देंगे, एच न्यू के बराबर। अब एच कितना लेना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 दैट इज इक्वल टू, तो भैया ये आ जाएगा 16.008 माइनस 15.348 इंटू में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखिए और इंटू में फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इंटू में ये बन रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये इक्वल टू क्या बन रहा है 1 भी नहीं आया 0.66 इंटू में 1.66 इंटू में 10⁻⁻27 इंटू में 9 इंटू में 10⁻16। तो भैया आप यहां पर देखो ध्यान से, इसको लिख दो 10⁻⁻34, 33 कर दो, काट दो 0.66 से 0.66। नाउ 9 इंटू दिस 54 5 59 5 and this one is 14.94 into 10⁻⁻27 और ये 16 -27 और 16 तो ये बनेगा -11। ठीक है बेटा, तो न्यू बराबर कितना आ रहा है 14.94 इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻22 14.94, कुछ 2 की गलती हो रही, कहाँ गलती करी है, 1 मिनट, -11 ही आएगा, ये तो सही है 33 -11 20, अरे किलो हर्ट्ज में बोला ना, ये तो हर्ट्ज में आएगा। तो न्यू बराबर कितना बनेगा 14.94 इंटू 10⁻19 किलो हर्ट्ज। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट चॉइस। बढ़िया क्वेश्चन, बच्चे गड़बड़ में लगा देंगे, बोले 20 ज्यादा पास दिख रहा है आंसर लगा दो, किलो हर्ट्ज है बेटा, ये गलती आपसे भी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब AB of length L closed at both ends contains an ideal gas of 1 mole having molecular weight m. The tube is rotated in a horizontal plane with constant angular velocity omega about an axis perpendicular to AB and passing through the edge at end A as is shown in the figure. If PA and PB are the pressures at A and B respectively, then consider the temperature is the same at all points in the tube. यहां पर से आप देखो, मैंने एक एलिमेंट लेना है, x दूरी पर जाकर आप एक dx विड्थ का एलिमेंट बनाओ। ठीक है, अब आप देखो क्या ये बाहर की तरफ जा रहा होगा, सेंटर पे इस पे फोर्स आ रहा होगा x ओमेगा स्क्वायर, यहां पर प्रेशर होगा और यहां पर भी प्रेशर, p यहां पर ले लो p प्लस dp। तो भैया मैं क्या लिख सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, dp इंटू a इज इक्वल टू द मास इंटू एक्सेलरेशन, dm इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे, और एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, dm को आप क्या लिखोगे, dp a इक्वल्स टू रो a dx इंटू में x इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अरे भाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा है बस, है ना, तो dp बराबर क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से, रो एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dx। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पता है, दैट इज pm इज इक्वल टू होता है रो आर टी, pm बराबर क्या होता है रो आर टी, तो रो बराबर क्या लिख सकता हूं pm बाय आर टी।
सब्सटीट्यूटेड ओवर हियर, क्या लिख देंगे, dp बराबर pm बाय आर टी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, अब p वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, dp बाय p, यह बन जाएगा m बाय आर टी, m ओमेगा स्क्वायर बाय आर टी एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, कहां से कहां तक भाई, प्रेशर एट ए और ये हो गया प्रेशर एट बी, कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। तो यहां पर से देखो ये क्या बनेगा, एल एन पी बी बाय पी ए दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर टी, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, 0 से लेके एल तक। अब आप ध्यान से देखो, ये बनेगा एल एन पी बी बाय पी ए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेहनत वाला क्वेश्चन, एम ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब बाय 3 आर टी, कैलकुलेशन है बस। अब भाई आप एक्सपोनेंट ले लो, तो पी बी बराबर क्या बन जाएगा, पी ए ई टू द पावर एम ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब बाय 3 आर टी, दैट इज द फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Rods X and Y of equal dimensions but of different materials are joined as shown in the figures. Temperatures of endpoints of A, F are maintained at 100 degree centigrade and 40 degree centigrade respectively. Given the thermal conductivity of X is 3 times that of rod Y, the temperature at junctions points B and E are close to. तो देखो बेटा, देखो यहां पर हमें यूज करना होगा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का कैसे यूज करेंगे, तो आपको बेटा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आर टी एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एल बाय के ए। अब उनने क्या रखा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ रॉड वाई। तो भैया अगर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाई बोल देता हूं मैं, के है, तो ये हो जाएगा एल बाय 3 के ए, और इसका हो जाएगा आर बराबर एल बाय के, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वाई। अब आप समझो, आप इसको इस तरीके से देखो, ये नजरिया समझो आप कि भाई ये हो रहा है कि अगर मान लो मैंने इसको आर लिया, एक्स वाले को आप आर मान लो, तो आर वाई कितना हो जाएगा, 3R। ठीक है, तो यह आर हो गया। यहां पर से आप देखो, ये हो गया 3R, ये हो गया 3R, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये हो जाएगा R, नहीं 3R। ये आ गए हम F पे, ये आ गया हमारा पॉइंट A। अब आप ध्यान से समझना बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस यही सॉल्व करना है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, 3R 3R मिला के 6R, और ये R और R मिला के हो गया 2R, और इधर आ रहा है 3R, ये हो गया F, ये हो गया। अब आप समझो ये भी R है, 6R और 2R मिला के कितना बना देते हैं बेटा, 12 by 8R, that means you are getting 3R by 2, okay, and here ये 3R है, F, और ये हो गया A। अब आप सोचो, वापस से सीरीज कॉम्बिनेशन लगेगा, ये पैरेलल मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां पर देखो RTH इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, देखना जरा ध्यान से, 3R 4R, 4R और 2, 4R प्लस में 3R बाय 2, ये कितना बन रहा है बेटा, RTH इक्विवेलेंट बराबर 11R बाय 2। ओके बस खत्म, अब इतना आ गया तो काम ही हो गया। तो क्यू डॉट निकाल लेते, क्यू डॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। भाई व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज 60। ठीक है, अपॉन में 11R बाय 60 था, मैंने 600 लिया। तो क्यू डॉट बराबर क्या बनेगा बेटा, 120 बाय 11R। ठीक है,
अब आप ध्यान से देखो भाई, पहले क्या यहां पर से भी वही क्यू डॉट जा रहा होगा भाई, इस पॉइंट का टेम्परेचर बोल दो टीबी, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिखूंगा 120/11 आर, इधर ऊपर देखना बेटा, यहां पर सबसे टॉप पे 120/11 आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 100 माइनस टीबी बाय, ये कितना आ रहा है आर, आर से आर को उड़ा दो, ठीक है, आर से आर को उड़ा दो। अब देखो कितना बनेगा, ये यहां पर से आप देखो बेटा 120 आर बराबर 1100 आर माइनस, यार आर तो उड़ा दिया ना, आर तो उड़ा दिया मैंने, 120 बराबर 1100 माइनस टीबी, ठीक है, तो टीबी बराबर कितना आ रहा है बेटा 1100, तो सॉल्विंग का गलती 11 टीबी, यहाँ पर ये गलती हुई, 1100 माइनस 120/11, तो आप यहां पर से देखो ये कितना आ रहा है बेटा 89, 89.09, हम अप्रोक्सीमेटली कितना बोल देंगे 89 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यार अगर टीबी आ गया तो मैंने बोला यहां से भी तो क्यू डॉट ही पास हो रहा होगा ना, तो आप समझो हमको तो ई पॉइंट का भी निकालना है, तो हमने बोला टीई माइनस एफ दैट इज 40 बाय 3 आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 120/11 आर, आर से आर को काट दो, तो भैया ये कितना आ गया टीई माइनस 40 बराबर 360, और इसको डिवाइड कर दो 11 से, तो भैया यहां पर से देखो आप टीई कितना आ रहा है मेरे पास 72.7, तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे 73 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ जाएगा बेटा 73 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दिस फैशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा वैसे तो 89 आते से ही आंसर आ गया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मेहनत करवाई है एनटीए ने और कुछ भी नहीं है। समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड अ थिन कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर are combined together without any gap, and in this combination has magnification m1 when an object is placed 10 centimeter before the convex lens. Okay, keeping the position of convex lens and object undisturbed, a gap of 1 centimeter is introduced between the lenses by moving the concave lens away, which lead to a change in magnification of total lens system to m2. The value of m1 by m2 is, तो बेटा आप एक बात को ध्यान से समझो, पहले जब आपने इनको कॉन्टेक्ट में रखा तो द अरेंजमेंट विल लुक लाइक दिस, है ना, तो भैया हमें पता है कि नेट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस में P2, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/5 प्लस में 1 में इसको लेना पड़ेगा -4, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा -4 + 5 अपॉन में, सॉरी 4 - 5 अपॉन में 20, तो एफ इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा -20 सेंटीमीटर, है ना, समझ में आया बेटा कितना आ रहा है -20 सेंटीमीटर। तो यहां पर से पहले वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर बिफोर द कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने क्या बोला 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/v - 1/-10, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/20, तो 1/v बराबर माइनस का 1/20 माइनस का 1/10, तो यहां पर से देखो 1/v बराबर
माइनस का 20 माइनस का 10 अपॉन में 200। तो भैया पहले वाले केस में ये जो v आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का 200/30। 0 से 0 काट दो, v आ रहा है माइनस का 20/3। अब मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन में u। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस इज -20/3 अपॉन में -10। तो मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। कितना आ रहा है बेटा, 2/3। समझ में आया? अब ध्यान से देखना, मैं इरेज कर रहा हूं, चीजें याद रखेंगे। मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस कितना आ गया, 2/3। नाउ इन द सेकंड केस क्या करा आपने, इस टाइप से इसके कॉम्बिनेशन को रहने दिया, बस ये लेंस को दूर कर। तो भाई आप समझो, पहले यहां पर ये कितना फोकल लेंथ है, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला 1/v माइनस 1/-10 दैट इज इक्वल टू 1/5। तो 1/v बराबर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, 1/5 माइनस का 1/10। तो यहां पर से देखो 1/v बराबर 10 माइनस 5/50। तो v कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 50/5। दैट इज v बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए 10 सेंटीमीटर, मतलब इसके लिए इमेजनरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर आ रहा है, इसके लिए 9 सेंटीमीटर। तो u फॉर द कॉन्केव लेंस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 सेंटीमीटर। अब इसके लिए फाइनल इमेज बनाना है, दैट इज 1/+9 दैट इज इक्वल टू, अब इसके लिए फोकल लेंथ कितनी आएगी बेटा, इसके लिए फोकल लेंथ आएगी कितनी, -4। तो 1/vf बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 1/4 प्लस का 1/9। तो 1/vf बराबर क्या बनेगा, -9 प्लस का 4/36। तो vf बराबर कितना आ रहा है, 36 माइनस का 36/5। अब आप समझो, पहले हमको लिखना पड़ेगा इसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 10/-10 ठीक है, 10/-10। अब आपको फाइनल वाले के लिए लिखोगे तो vf/9 हो जाएगा। तो भैया हमको अगर नेट निकालना है तो m2 बराबर क्या बन जाएगा, 10/-10 इंटू में -36/5 अपॉन में 9। तो ये कितना बन रहा है, m2 बराबर आ रहा है बेटा 4/5। m2 बराबर कितना आ रहा है, 4/5। अब आपको m1/m2 बोला गया है, m1/m2 दैट इज 2/3 अपॉन में 4/5। कितना आ रहा है, 10/10 भी मत करो ना, 5/6। ठीक है, 5/6। अब हालांकि ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड था बेटा, हालांकि ये क्वेश्चन कैसा था, ड्रॉप्ड था। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 5/6 आएगा। दैट्स इट। समझ में आया बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, refractive index √2, a ray of light is incident on its one surface at certain angle I. If the emergent ray is found to graze along the other surface, then the angle of refraction at the incident surface is close to। देखो बेटा, ग्रेज कर रहा है, मतलब आपको यहां पर डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा, देखो। भाई ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ये एंगल है 60 डिग्री। अब आप समझना, यहां पर जो रे आ रही होगी कुछ इस तरीके से आ रही होगी और वो इस तरीके से ग्रेस करते हुए जा रही है। तो भाई ये एंगल होना चाहिए 45। क्यों, क्योंकि साइन सी बराबर 1/μ होता है, दैट इज साइन सी बराबर 1/√2। तो सी बराबर आ रहा है 45 डिग्री। सी बराबर कितना आ रहा है, 45 डिग्री। अब आप ध्यान से समझिए बेटा, यहां पर से आप ऐसा परपेंडिकुलर गिराओ, है ना। अगर ये 60 है, ये 45 है, तो ये वाला आ जाएगा 15 डिग्री, ये वाला कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ऑप्शन 1 खत्म क्वेश्चन, जरूरत ही नहीं इतना पूरा सॉल्व करने की। अरे सीधे दिमाग लगाएंगे, R1 प्लस में R2 बराबर होता है A। बोलो यार यस और नो, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस
increases 8 times. Temperature becomes 1/4 of the initial temperature during a reversible change. If there is no exchange of heat in this process, delta Q equal to 0, then identify the gas from the following options, assuming the gas given in the options are ideal gases. बेटा आप एक बात समझो, अगर डेल्टा क्यू 0 है द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, बात ही वहां पर खत्म हो जाती है, अगर आपको ये पता है कि नहीं पता। अब यहां पर आप समझो पीवी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तो आप इसको क्या लिख दोगे, टी वी की पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब बस खत्म, क्वेश्चन हो जाता है। क्या लिखेंगे, T1 V1 रेस टू द पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू T2 फाइनल टेम्परेचर इज 1/4 ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 1/4 T1, और V2 क्या है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स ऑफ V1 गामा -1। ठीक है, T1 V1 सब काट दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास, 4 बराबर 8 टू द पावर गामा -1, है ना। अब आप ध्यान से देखिए, इसको आप लिख देंगे 2 की पावर 2, और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 गामा -3। समझ में आया, बेस सेम कर रहा हूं पावर कंपेयर करने के लिए। तो 2 बराबर कितना बना, 3 गामा -3, तो भैया गामा बराबर कितना आ रहा है, 5/3। गामा अगर 5/3, तो गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक। गैस कौन सी है बेटा, मोनो एटॉमिक। और अगर मोनो एटॉमिक आ गई तब तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा है, खत्म क्वेश्चन। बोलो यार एच। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ये दो ऑप्शंस तो तुम वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते थे, नहीं 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 कर सकते। ठीक है भाई, ऐसे ही समझ लो क्या आ रही है, मोनो एटॉमिक। क्लियर है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप प्लस BY J कैप, where A is equal to 10 volt per meter square, B equals to 5 volt per meter square. If the electric potential at a point 10, 20 is 500 volt, then the electric potential at origin is। तो भाई हमें एक रिलेशन पता है, dv इज इक्वल टू माइनस का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन कर दो भाई, ये हो जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस का इंटीग्रेशन E कितना आ रहा है, AX I कैप प्लस में BY J कैप डॉट DX I कैप प्लस में DY J कैप। ठीक है, अब यहां पर आप कहां से कहां तक लेंगे, 10, 20 से 0, 0 तक, तो यह आ जाएगा 500 माइनस V0 दैट इज इक्वल टू। अब भैया इंटीग्रेशन में अलग अलग ले लो, इंटीग्रेशन 10 से लेके 0 तक AX DX, है ना, माइनस में इंटीग्रेशन 20 से लेके 0 तक BY DY। अब A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 5, ठीक है रख देंगे। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, 500 माइनस V0 माइनस का AX स्क्वायर बाय 2, A की जगह पर 10 रख दो यार, और 10/2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। कहां से कहां तक, 10 से लेके 0 तक, माइनस B की जगह पे 5 रख दो, 5/2 बाहर लिख दो, वाई स्क्वायर कहां से कहां तक, 20 से लेके 0। अब आप देखो ये हो गया 500 माइनस V0 दैट इज इक्वल टू माइनस का 0 माइनस 500 माइनस 5/2, 0 माइनस 400, तो 500 माइनस V0 बराबर 500 प्लस का 1000। ठीक है, 500 से 500 को काट देंगे, तो V0 बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1000। समझ में आया बेटा, कितना आएगा, माइनस का 1000। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सिंपल पेंडुलम, में कुछ गलती कर दी है।
A simple pendulum has a bomb with mass m and charge q. The pendulum string has negligible mass. When a uniform and horizontal electric field is applied, the tension in the string changes. The final tension in the string when the pendulum attains an equilibrium position is. तो देखो बेटा ध्यान से, ऐसा आपने लटकाया था, अगर चार्ज था तो फाइनली ये यहाँ पर आके कुछ सेटल कर लेगा, तो भैया एम जी लगेगा नीचे की तरफ, क्यू ही लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। अब हमको तो निकालना है टेंशन, तो यार टेंशन क्या हो जाएगा, टी बराबर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया तो। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन, मैच द लीस्ट वन विद द लीस्ट टू। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने हैं, तो भाई स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एम एल टी माइनस टू न्यूटन पर मीटर होता है, और इंटू में क्या हो जाएगा एल माइनस वन। ये कितना आ जाएगा, एम एल जीरो टी माइनस टू, एम एल जीरो टी माइनस टू। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के कितने आ गए, सेकंड। थर्मल कंडक्टिविटी के आपको निकालना है भाई, ये होता है वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड और मीटर, ठीक है, केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड व्हाटसोएवर इट इज, वॉट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। क्यू डॉट बराबर क्या होता है, के ए डी टी बाई डी एक्स, बस इससे सॉल्व करना है। तो यहां पर से आप देखो के के डायमेंशन जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एम एल टी माइनस थ्री एम एल टू टी माइनस थ्री। भाई वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो यही बन जाएगा, अपॉन में ये हो गया केल्विन और मीटर मतलब एल। तो यहां पर से आप ध्यान से देखो, डायमेंशन ऑफ दिस इज एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, ठीक है, एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन। तो ये आ गया बी वाला, बी का किससे मैच हो रहा है, फोर से। अब देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो यार ए का टू बी का फोर, तो ऑप्शन तो मैच हो ही गया है, ऑप्शन तो मैच हो ही गया है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है, तो एनर्जी बराबर होता है 3/2 के टी। यह हो गया एम एल टू टी माइनस टू, के आपको डायमेंशन चाहिए, टी मतलब के, तो ये आ गया एम एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, तो ये आ गया फर्स्ट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो मतलब ये तो रेजिस्टेंस के निकालना है, तो निकाल लो, एम एल टू थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू, तो ये आ जाएगा थर्ड। समझ में आया बेटा, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन, थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स C1 C2 and C3 are closely placed such that they share a common axis. C2 is exactly midway. C1 carries a current I in anti-clockwise direction, while C3 carries current I in clockwise direction. An induced current flows through C2 will be in clockwise direction when. अब आप देखो, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। अब आप समझना कौन से वाले में, इधर साइड से देख रहे हो, मान लो इधर से देख रहे हो, तो अगर आप इधर से देख रहे हो तो भैया C3 में कैसा जा रहा है, करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ऐसा करंट जा रहा है, ठीक है। देखो आप इधर से देख रहे हो तो ऐसा करंट जा रहा है, और इसमें ऐसा करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा। अब देखो C1 एंड C3 मूव विथ इक्वल स्पीड्स। अब आप देखो ध्यान से, इसमें मैग्नेटिक फील्ड C3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, और C1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। इसको B3 लिख लो और इसको B1 लिख लो। अब भाई दोनों की मैग्नेटिक फील्ड टकरा रही है, ठीक है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड टकरा रही है। अब देखो जब आप इसको पास में लेके आओगे, अगर आपको इसमें क्लॉकवाइज करनी चाहिए तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब B1 माइनस B3 होना चाहिए, तो ये तो दूर ही जाएगा और ये क्या आएगा, पास आएगा। तो C1 मूव टूवर्ड C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन 2। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म इतनी देर में, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Two loudspeakers L1 and L2 are placed with a separation of 10 meter as shown in the figure. Both speakers are fed with an audio input signal of same frequency with constant volume. A voice recorder initially at point A at equidistance to both the loudspeakers is moved by 25 meter along the line AB while monitoring the audio signal. The measured signal was found to undergo 10 cycles of minima and maxima during the movement. The frequency of the input signal is in the hertz we need to find. तो बेटा आप समझो, पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकाल लेनी है, अब अगर ये 10 है तो ये टोटल हो जाएगा 30 और ये 40, तो ये हो गया 50 मीटर। समझ में आया? नाउ दिस इज 20, भाई ये हाइट कितनी हो जाएगी 20 और ये हो गया 40, तो भाई ये L1B की दूरी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर, तो L1B बराबर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2000 और L2B कितना आ रहा है बेटा 50। तो मैंने बोला डेल्टा एक्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है L2B माइनस L1B, तो आ रहा है 50 माइनस अंडर रूट ऑफ 2000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 20 रूट 5, कितना आ रहा है 50 माइनस 20 रूट 5। अब आप समझो ये उनने देके रखा है कि कितनी साइकिल हो रही है, 10 साइकिल्स, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 लैम्डा, भाई n लैम्डा के बराबर होगा मैक्सिमा की साइकिल हो रही है ना, मैक्सिमा मिनिमा की, तो n लैम्डा बराबर 50 माइनस 20 इंटू 2.23, तो ये कितना आ रहा है 10 लैम्डा बराबर 50 माइनस दिस इज 44.6, तो ये कितना आ रहा है 10 लैम्डा बराबर 5.4, तो लैम्डा बराबर कितना आ रहा है 0.54। ठीक है, लैम्डा कितना आ रहा है 0.54। अब अगर मेरे को निकालना v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, तो भैया v दे रखा है 324, दैट इज इक्वल टू f इंटू में 0.54, तो f निकाल लेते हैं। f कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 600, कितना आ जाएगा बेटा 600, तो कितना आ गया 600 हर्ट्ज। खत्म क्वेश्चन, कितना आ गया 600। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड of a plane electromagnetic wave traveling in an unknown non-magnetic medium is given by EY equal to this. The dielectric constant of the medium is. तो भाई आप एक बात समझो, ओमेगा बाय वी बराबर होता है के, तो आप एक बात को ध्यान से देखना बेटा, ओमेगा कितना दे रखा है मेरे को 4.5 इंटू 10 की पावर 14, वी मेरे को निकालनी है, के दैट इज द वेव नंबर दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 6, तो यहां पर से आप वी देखो कितना आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को तो क्या निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम है तो म्यू आर कितना हो जाएगा 1, है ना। तो आप एक बात को समझना, मेरे को एक चीज पता है कि C बराबर होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो मैंने बोला C बाई वी कितना हो जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से, C बाई वी अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। भाई इसको आप लिख दोगे म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये कट गए, तो ये कितना आ रहा है 2, ये तो आ रहा है 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 इंटू एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 4। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A parallel beam of light traveling in air, refractive index 1, is incident on a convex spherical glass. The surface of radius of curvature 50 cm.
refractive index of glass is 1.5. The rays converge to a point at a distance x from the center of curvature of the spherical surface. The value of c is, तो बड़ा आप एक बात को समझो, हमें पता है n2 बाई वी, फिर सी म्यू ही ले लेता हूं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू दैट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म। अब यहां पर से आपने इस तरीके से ही तो गिराया है, ये दूरी से आ रही है तो लिखा नहीं, इन्फाइनाइट से ही मान लेंगे, ऐसा आ गया यहाँ पे कौन। ठीक है, तो म्यू टू कितना दे रखा, 1.5 बाई वी माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर 50, तो v बराबर आ रहा 150, कितना आ रहा बेटा 150 सेंटीमीटर। अब उनने क्या बोला कि मेजर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कहां से आ रहा है, ये वाले पॉइंट से, दैट इज द अपर्चर। अपने को निकालना सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा 50 सेंटीमीटर दूरी, और ये टोटल बन रहा 150, तो ये बनेगा कितना 100। समझ में आया बेटा। सो द फाइनल आंसर विल बी x बराबर क्या बनेगा 150 माइनस 50, दैट इज x इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बेटा 100। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r1 and thickness t1. Another circular disc made of the same material has radius r2 and thickness t2. If the moment of inertia of both the discs are same and r1 upon r2 equal to 2, then t1 upon t2 is equal to 1 upon alpha. ठीक है, the value of alpha is, तो भाई आप एक बात बताओ कि डिस्क है और थिकनेस दे रखी है, तो क्या ये सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। ओके सर, मास को क्या लिखोगे, रो इंटू में वॉल्यूम, दैट इज पाई r स्क्वायर टी इंटू में r²/2। तो यहां पर से आप देखो I1 बराबर क्या बनेगा, I1/I2 लिख देता हूं, I1/I2 देखो क्या हो जाएगा बेटा, T1/T2 इंटू में R1 की पावर 4 अपॉन में R2 की पावर 4। अब उन्होंने क्या बोल रखा है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, ये तो हो गया 1, T1/T2 निकालना है हमको, इनटू में ये क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहां पर से देखो T1/T2 बराबर कितना आ रहा है 1/16, खत्म, आंसर है। क्या आएगा बड़ा आंसर इस क्वेश्चन का 16। समझ में आया बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Inductance of a coil with 10 to the power 4 turns is 10 millihenry and it is connected to a DC source of 10 volt with internal resistance 10 ohm. The energy density in the inductor when the current reaches 1 by E of its maximum value is alpha pi by E square. The value of alpha is mu naught, आपको दे रखा है। तो यहां पर से देखो बेटा, एनर्जी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट देखेंगे जरा भाई, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10 ओम है, ये 10 वोल्ट है, तो भाई मैक्सिमम करंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 10/10, दैट इज मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो भैया अभी जो करंट इसमें से जा रहा होगा वो कितना आ जाएगा 1/E। अब एनर्जी जो होती है डेंसिटी वो होती है B²/2 म्यू नॉट, है ना, और B होता है म्यू नॉट NI। तो मतलब मेरे को N भी चाहिए, I तो आ गया मेरे पास, N लाने B चाहिए, तो भैया मेरे को L दे रखा है, L का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट N स्क्वायर A, दैट इज पाई R स्क्वायर इंटू में L। ठीक है, क्या आ गया आपके पास L। अब L दिया हुआ है कितना 10 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर
एरिया कहाँ, यस नहीं है, टर्न्स दे रखे यार, ये तो गड़बड़ तो है क्वेश्चन, क्योंकि आर भी नहीं दे रखा, एल भी नहीं दे रखा। जनरली फिर मान लो कि भैया ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो सबको तो 1 ही मानना है। तो भाई यहाँ से देखो एनर्जी डेंसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट को काट दो, तो पाई ले लो मेरे से, तो लेंथ ले लेते हैं टर्न। ओपनिंग भाई 1 ही मान लो एल की वैल्यू को, तो भाई स्मॉल एन कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब से ही लेके कर लो। तो ये हो गया 10⁴, तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में 10⁸ इंटू में 1/e², और अपॉन में कितना आ रहा 2, तो ये कितना बन रहा है बेटा, 2 पाई इंटू 10/e²। तो यहाँ पर से ये देखो कितना आ रहा है बेटा आंसर, 20 पाई/e। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 20, मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वो एनटी है, वो एनटीए है, वो खुद भी नहीं मानता। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 20। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखो। अपना कुछ भी डाउट हो बेटा तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, चैट में भी लिख सकते हो, आप कमेंट करो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, मैं आपको प्लान भी बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में।